गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और हिस्ट्री का सेक्शन भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो आज से हमारी जो क्लास है ये इस चैनल पे, एक्चुअली मैं पहले भी क्लास तो ले रही थी लेकिन बीच में लैक ऑफ टाइम के कारण जो है आपकी हिस्ट्री क्लास में नहीं ले पा रही थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स भी आ रहे थे कि हिस्ट्री क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज से आप लोगों की वीक में 3 डेज, चूंकि स्टार्टिंग है तो वीक में 3 डेज मैं क्लास ले पाऊंगी। अभी कंटिन्यूसली 6 डेज नहीं हो पाएगा, बट अगर आगे टाइम मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 डेज भी मैं लूँ, लेकिन वर्तमान में क्या है, केवल 3 दिन ही मैं क्लास जो है ले पाऊंगी। और दूसरी चीज़ है, ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास ही मिल पाएगी। अभी आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग कुछ हिस्ट्री से रिगार्डिंग। आप लोग सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का एक मोस्ट कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका PCS हो या आपका UPSC हो। इन एवरी इवन वन डे पेपर ही क्यों ना हो, हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, है ना। तो करना क्या है हमें, चूंकि हमारी इस चैनल में क्या है, ओनली फॉर PCS एंड UPSC को देखते हुए मैं क्लास लेती हूँ। तो आपको क्या करना है कि हिस्ट्री का सभी कोई, आप लोग सबसे पहले तो सिलेबस आप सभी कोई देखे ही है ना, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं। वैसे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी प्रीवियस ईयर्स के, थोड़ा सा उसे एक आइडिया मिल जाता, क्योंकि कुछ तो न्यू कमर्स होते स्टूडेंट होते हैं, कुछ होते हैं कि चलो वो क्लास कर रखे हैं और काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम भी दे रखे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया रहता है। तो इन सभी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न इंडिया से मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मॉडर्न इंडिया से, और जो टॉपिक होगी वह होगा आपका भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विभिन्न इसके चरण रहे हैं, जैसे आपका उदारवादी हो गया, उग्रवादी हो गया, क्रांतिकारी हो गया, या गांधीवादी जो युग आपका आ गया है स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के पश्चात। मतलब ये जो कुछ चरण हैं इसके 4 या 5 चरण है ना, ओवरऑल तो 5 चरणों में से डिवाइड किया गया है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जिस दिन भी मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगी, स्टार्टिंग में हम केवल थोड़े थोड़े पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे। आपको क्या करना है, उसे समझना है, कुछ इसमें फैक्ट्स होंगे उसे याद भी रखना है, और अपने कॉन्सेप्ट को एज मच एज क्लियर रखा करें। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन चीज होती है। आप मेंस के आंसर राइटिंग के लिए कॉन्सेप्ट ही क्लियर रहना। कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी, कुछ है कि आपको भी उस पर सोचना है पढ़ने के बाद, तभी आपकी राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी हो पाएगी। दूसरी चीज है, सभी एग्जाम्स में हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन जो हैं सबसे अधिक होते हैं, तो कोशिश ये करना है कि अधिक से अधिक इसमें मार्क्स कैसे आ सके, है ना। अगर कुछ फैक्ट बता रही हूँ तो उसको भी ध्यान रखना है, और एज मच एज रिविजन, जो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते ही हैं कि एज मच एज रिविजन जो है ये हमेशा मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि नए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है अधिक से अधिक उसको रिवाइज किया करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉपिक में। हाँ, कहीं भी आप लोगों को किसी भी वर्ड को लेकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कहीं कुछ डाउट हो तो मेरे चैनल पे कॉलिंग नंबर भी दी गई है, आप उसके थ्रू भी बात कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपन यू। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल फर्स्ट चरण को ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगली क्लास में देखेंगे उसके दूसरे चरण को कि उसमें आगे कहाँ तक आंदोलन कहाँ पहुंचा, क्या हुआ। तो ये आगे की कहानी, और हिस्ट्री को याद रखिएगा कि हिस्ट्री कुछ नहीं, केवल और केवल एक कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास क्या है, जो बीता हुआ कल वो तो कहानी हो गया, तो हम लोग एक कहानी को पढ़ रहे हैं। और कहानी में इंटरेस्टिंग, कहानी क्या होती है, इंटरेस्टिंग होती है। जो मूवीज वगैरह देखते हैं क्या है, वो भी तो एक कहानी है जिसे आप बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो हिस्ट्री भी एक कहानी है, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं और फिर आएंगे कि हाँ कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे भी आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं, ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। ओके, राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे आरंभ हुआ? 19वीं शताब्दी, सभी कोई जानते हैं, है ना। 19वीं शताब्दी यानी हम कह सकते हैं कि 1850। होता क्या है कि इसके जस्ट बाद ही, और बहुत आसानी शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा, एक कहानी ही है। तो 1850 ईस्वी के बाद भारत में क्या होती है कि राष्ट्रीय जो आपकी राजनीतिक एक चेतना है उसका विकास होता है। और जब किसी चीज का विकास होता है तो इसे लेकर के क्या किया गया कि भारत में एक संगठित, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ओके, इस वर्ड को जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा कि भारत में एक संगठित
ओके, सबसे पहले क्या है कि 19वीं शताब्दी यानी 1850 ईस्वी के पश्चात, या हम कह सकते हैं हाँ कि 1850 ईस्वी के पश्चात या 1850 ईस्वी से भी भारत में क्या हुआ कि एक आपकी जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना, इसका विकास हुआ। कुछ वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना, चेतना का विकास। ओके, और इसी विकास के बाद क्या आरंभ हो गया, एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी विकास के बाद एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ, मैंने शॉर्ट में लिखा है आंदोलन, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, इसका आरंभ हुआ। ओके, सबसे पहले ये दो वर्ड को मैंने क्यों कहा कि इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद के समय में क्या होता है, आंदोलन जो है कुछ भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे इसमें कुछ वामपंथी आ गए, कुछ दक्षिणापंथी आ गए, इस प्रकार से कुछ क्रांतिकारी में चला गया और कुछ है जो मध्य जीवी वर्ग के हाथों में चला गया। तो इस प्रकार इसमें जो है इस आंदोलन में भी कैटेगराइज हो जाती है, बट जाता है। लेकिन जब यह आंदोलन आरंभ हुआ, और हमारा टॉपिक भी क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आरंभ जब हुआ राष्ट्रवादी यानी पूरे राष्ट्र के लोगों की केवल एक ही डिमांड थी, एक ही मांग थी और एक ही चीज की वो डिजायर करते थे, चाहते थे कि हमें केवल क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, अभी तक यानी जब ये आंदोलन स्टार्ट होता यानी सभी में एक यूनिटी थी, सब लोग मिलकर के थे। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने जो ये वर्ड लिखा है इसको आप अपने नोट्स में जब लिखेंगे तो इस पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिएगा। यह एक आपका कह सकते हैं ना कि किसी शब्द के अगर अ से अनार पढ़ा जाता है तो उसके लिए पहले अ का नॉलेज होना जरूरी है। तो यही आपका अ का काम करेगा इस आंदोलन में। वर्ड क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास। कब स्टार्ट हुआ, 1850 ईस्वी के बाद। ओके, और जब यह विकास होता है तो संगठित राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी सभी कोई मिलकर एक संगठन बनी हुई, ऐसा नहीं है कि अलग अलग संगठन है, नहीं, एक संगठन के साथ स्टार्ट होता है, सभी कोई संगठित हैं इसमें। ओके, इस आंदोलन का आरंभ होता है और इसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, यानी हमारे पास उस समय केवल और केवल एक संगठन की बात की गई। क्या हुआ, और इसी के जस्ट बाद यानी इन 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ओके, इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसकी नींव पड़ गई और आगे चल करके यही जो आपका राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जो संस्था है या राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, इसी के नेतृत्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष जो चला है वो इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह संगठित राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ और इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन या अंग्रेजी शासन, ओके, विदेशी शासन या अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण जो है संघर्ष चलाया। किसके नेतृत्व में, इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आंदोलन चलाया भी और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, है ना, हम सभी आजाद हो गए। किससे, ब्रिटिश शासन से, अंग्रेजी शासन से, विदेशी शासन से। क्लियर नाउ, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी और लेकिन समझना है आपको। स्टार्टिंग की ये पॉइंट है कि आंदोलन क्यों, हालांकि हिस्ट्री काफी एक वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा इनिशियली फेज थोड़ा सा आप लोग कम लेकर के चले, जब समझ में आ जाएगा, एक बेस पकड़ लेंगे तो फिर हम लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक को थोड़ा सा टाइम को देखते हुए, अगर कोई एग्जाम निकट में है तो फिर मैराथन टाइप का क्लास ले लूंगी। ओके, नाउ तो ये हो गई आपकी। नाउ अब क्या होता है, अगर हाँ,
और यहीं से स्टार्ट ये भी होती कि अगर वास्तव में देखा भी जाए, पूरे इस आंदोलन को अगर वास्तव में देखा जाए, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है वो कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस बात का मतलब समझ में शायद ही नहीं आ पाया होगा, मैं फिर से बताती हूं कि अगर वास्तव में देखा भी जाए तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का इतिहास जो है ये कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब यह आंदोलन आरंभ हुआ, ओके, राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी स्वतंत्रता तक कांग्रेस जो है इसके साथ चलती रही। वर्तमान में भी चल रही है, वर्तमान में नहीं आना है, इतिहास में रहना है, ओके, 47 तक रहना है। तो ये जो है पूरा कांग्रेस का इतिहास के साथ क्या हुआ, यह चलता रह गया, ओके। यानी वास्तव में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो है यह कांग्रेस का इतिहास है। क्योंकि प्रारंभ से अंत तक क्यों बोला गया, इसका इतिहास क्यों बोला गया? क्योंकि प्रारंभ से अंत तक अगर आप देखेंगे तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस ने किया। इसका नेतृत्व किसने किया? तो कांग्रेस ने किया। इसी संस्था के नेतृत्व में यह जो आंदोलन है जिसकी लड़ाई की गई। गॉट माय पॉइंट? इसी संस्था के नेतृत्व में इस आंदोलन की लड़ाई की गई। इसलिए बोला जाता है कि प्रारंभ से अंत तक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके हाथों में रहा? तो यह इसी संस्था यानी कांग्रेस के हाथों में, ठीक है, इसी संस्था के नेतृत्व में यह लड़ा गया। गॉट माय पॉइंट? और यहीं पर आने के बाद जब ये लड़ाई लड़ी गई तो इसके बाद हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, इसी के मतलब ये कह सकते हैं कि यह जो लड़ाई पूरी लड़ी गई तो विभिन्न चरणों की प्रक्रिया भी फिर आरंभ हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि राजनीतिक प्लस राष्ट्रीय आंदोलन है ना, राजनीतिक भी है और राष्ट्रीय भी है। इस आंदोलन का क्या कर दिया गया, अध्याय, विभिन्न अध्याय आ गए इसमें, ठीक है। इस आंदोलन को क्या है, पूरी अध्ययन की दृष्टि से यानी काफी इसे आसान बनाने के लिए, किसे, राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन को, ओके, इसे क्या किया गया कि इस राजनीतिक आंदोलन का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, ओके, राजनीतिक प्लस राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे विभिन्न चरणों में डिवाइड कर दिया गया, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो ये काम हम लोग किस लिए किए हैं, किसको डिवाइड कर दिए, राजनीतिक प्लस राष्ट्रीय आंदोलन को। चूंकि अध्ययन की सुविधा मतलब ये होता है कि टॉपिक काफी बड़ा है और हमें पढ़ने में आसानी हो, उसे क्या कर दिया गया, विभिन्न भागों में डिवाइड कर दिया गया, ओके। नाउ तो प्रथम चरण, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स थे लेकिन एक साथ पीपीटी में मेंशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखेंगे प्रथम चरण 1885 से लेकर के 1905, यानी कितने सालों का रहा यह, 20 सालों का, इसको ध्यान रखिएगा, 20 सालों का। द्वितीय चरण 5 से लेकर के 19 तक, यानी हम कह सकते हैं कि करीब करीब 14-15 ईयर्स ऐसा मान के चले, ओके। तृतीय चरण 5 से लेकर के 15, यानी करीब 10 सालों का। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय चरण और तृतीय चरण यानी दूसरा जब स्टेज चल रहा था आंदोलन का, उसी समय तीसरा स्टेज भी आ गया, यानी क्रांतिकारी और उग्रवादी, ठीक है, यानी उग्रवादियों का समय चल रहा था। चूंकि इसे बोला गया है उदारवादी, जो प्रथम चरण है आगे मिलेगा आपको, उसे उदारवादी बोला गया। और उदारवादी के बाद आपका आता है उग्रवादी और यह है आपका क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी और उग्रवादी में कुछ डिफरेंस है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जो आगे क्लास होगी, है ना। और इसे क्या कर दिया गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो समय है ये 1905 और ये 1905 दोनों सेम है, बट 19 एंड दिस इज 15, है ना। तो ये करीब 10 साल और ये करीब 14-15 ईयर्स हम मान के चल सकते हैं। उसके बाद है चतुर्थ चरण जो आपके 19 से लेकर के 42 तक है। एंड द लास्ट वन क्या है, अंतिम चरण 42 से लेकर के 47 तक। अब इसे किस किस नामों से जाना गया, जैसे प्रथम चरण है तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रथम चरण को हम क्या बोलेंगे, उदारवादी काल। बहुत आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं भी कुछ डाउट लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा या कॉलिंग नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी क्लास है, नहीं समझ में आए तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना कि हाँ मैं आप लोग को समझाने के लिए ही तो क्लास ले रही हूँ। तो कोशिश जरूर कीजिएगा, डाउट्स रहें तो विदाउट एनी हेजिटेशन
है ना, कुछ मतलब संकोच किए बिना कॉल जरूर कर लीजिएगा। ओके, नाउ दूसरा क्या है, मैंने अभी आपको कहा था उग्र राष्ट्रवाद, है ना, उग्र राष्ट्रवाद का काल या उग्रवादी आप कह सकते हैं। तीसरा चरण जो कि कब से कब तक है, 1905 से लेकर के 15 तक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। और यहाँ पर 1905 क्रांतिकारी का 1905 से 15 है और इसे डिवाइड भी किया गया है फिर अगेन 1924 से लेकर के 26 तक, ये 2 साल भी यहाँ पर है। ठीक है, वामपंथी आंदोलन क्या है यह, वामपंथी, सॉरी ये 46 है, ये 46 होगा, यहाँ पे 26 कर दिया गया है। एनीवे नेक्स्ट क्लास में जो पीपीटी सुधार करके आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, वामपंथी आंदोलन ये क्या है, वामपंथी आंदोलन। तृतीय चरण को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर किसी स्लाइड में देखने में भी प्रॉब्लम होगी, नहीं क्लियर विजिबल होगा तो बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला जो है थोड़ा सा आप लोगों को विजिबिलिटी कम होगी शायद इसमें, मे बी, क्योंकि उस वक्त तो पता नहीं चला, अभी मुझे बोर्ड पे ऐसा फील हो रहा है। तो एनीवे कोई बात नहीं, तृतीय चरण इस पर डिस्कस तो हम लोग फिर करेंगे ही, टॉपिक की हेडलाइन आएगी ही। क्रांतिकारी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, क्रांति, ये 3rd फेज में है आपका, ये तृतीय चरण में है। इसके बाद आपका आता है चतुर्थ चरण, यानी 1919 से लेकर के 1942 ईस्वी, जिसे गांधीवादी युग भी कहा गया, 4th स्टेज को। एंड द लास्ट वन क्या है, अंतिम चरण 42 से लेकर के 47 ईस्वी, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, जाहिर सी बात है क्योंकि 47 में हम आजाद हो गए थे। ठीक है, तो ये 5 चरण आपके हो गए। अब इसके बाद हमें देखना क्या है, प्रथम चरण पे आते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रथम चरण को, केवल प्रथम चरण ही देख पाएंगे, दूसरे चरण को फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लाइए, एक्चुअली होता क्या है, प्रथम चरण जो कब से कब तक है, 85 से लेकर के 1905 तक है, 20 साल तक है ये प्रथम चरण। ये कब से कब तक है, यह आपका प्रथम चरण हो गया अप्रोक्स 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स का समय। होता क्या है कि 1905 ईस्वी तक, क्योंकि कब से कब तक है यह, 1885 से लेकर 1905 ईस्वी। ओके, और इस समय तक, इस 1905 ईस्वी तक भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उस आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः क्या बोला गया, नरमपंथी या उदारवादी कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा कि नरमपंथी, क्योंकि आपको गरम दल भी सुनाई देगा, नरम दल भी सुनाई देगा, है ना, गरमपंथी, नरमपंथी, तो ये नरमपंथी राष्ट्रवादी व उदारवादी इसको कहा गया। इस 20 साल में जो भी आपके नेता हुए, इनको क्या बोला गया, नरमपंथी या उदारवादी कहा गया। स्टार्टिंग में इनको क्यों आखिर ऐसा कहा गया, क्या रीजन था जो इनको उदारवादी कहा गया, कुछ तो इनकी विशेषता होगी जिनके कारण इनको उदारवादी कहा गया। क्यों, क्या ये अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे? और उन्हीं उदारवादियों में आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी पूछता है कुछ नेताओं के नाम उदारवादियों में, कि कौन कौन से प्रमुख वो हमारे नेता रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के गुरु भी थे, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी आएगा, मैं बताऊंगी फिर, लेकिन अभी इसे ध्यान रखिएगा। ओके नाउ, तो ये कुछ प्रमुख क्या हो गए उस काल के, यानी वह जो 20 साल रहा उदारवादियों का टाइम 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, तो उसमें ये कुछ ऐसे थे उदारवादी जिनको लेकर के अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी या नरमपंथी रहे, एक क्वेश्चन पूछता भी है, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ प्रमुख नाम है। ओके नाउ, आखिर इनको क्यों बोला गया, उदारवादी क्यों बोला गया? इनकी कुछ विशेषता थी और उन्हीं विशेषताओं में 2 काफी मुख्य रहा है। जैसे संवैधानिक तरीके से ही ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, बिल्कुल, यानी ये ठीक वैसे ही कि हमें क्या करना है, जैसे आज हम लोग कहते हैं नहीं कानून के थ्रू ही किसी को सजा मिलनी चाहिए, उसी प्रकार से कि जो संविधान में है संवैधानिक तरीके से ही हमें स्वतंत्रता क्या चाहिए, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए। किस तरीके से? संवैधानिक तरीके से। तो यह क्या हो गई? पहली विशेषता हो गई। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की न्याय प्रियता में इन्हें घोर आस्था थी कि अंग्रेज जो हैं इनके साथ क्या करेंगे, जस्टिस ही करेंगे।
मतलब इन्हें विश्वास था, इन्हें स्टार्टिंग फेज में क्या था, विश्वास था कि अंग्रेज क्या करेंगे, इनके साथ न्याय करेंगे इनके साथ। इसी वजह से इनको क्या रहा, घोर आस्था रहा, विश्वास किए। और यही वजह भी था कि ये चाहते थे कि हम संवैधानिक तरीकों से ही हमें क्या हो, स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। ओके, यानी ये लोग बात अपना रखना चाहते थे, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं मचाना चाहते थे, कहीं कोई विवाद नहीं चाहते थे क्योंकि आगे चल करके आप देखेंगे कहीं पर ट्रेन डकैती की गई है और बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, मुजफ्फरपुर कांड हो गया या फिर अलीपुर षड्यंत्र कांड हो गया, कानपुर का हो गया। तो ये जो सारे सिचुएशन आप देख रहे हैं उससे सभी उन सिचुएशन से हल करके नहीं, हमें शांति प्रिय है, किस प्रकार से शांति पूर्वक ये चाहते थे कि नहीं हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। ओके, अब इसका और ये भी देखेंगे कि इसी समय में कांग्रेस पर जो प्रभाव रहा, यानी इन 20 सालों में कांग्रेस पर किसका प्रभाव रहा, तो ये था मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का। मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी का मतलब क्या हो गया, जैसे मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी में कौन कौन आ जाएंगे, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, शिक्षक हो गए, या हम कह सकते हैं कोई साहित्यिक पत्रकार हो गए। तो ये सभी के सभी मध्य वर्गीय, जो आपके मध्य वर्गीय या बुद्धिजीवी थे। ठीक है, इन्हीं का प्रभाव किस पर रहा इन 20 सालों में कांग्रेस के ऊपर। गॉट माय पॉइंट नाउ। और इनकी जो मांगे, इन्होंने मांगे भी अपनी किस प्रकार से रखी, इनकी जो मांगे, इन्होंने जो मांगे प्रस्तुत किया, उस मांग को मानने का तरीका भी कैसा था कि ये प्रार्थना पत्रों के द्वारा, है ना, मतलब जो ये मांगे अपना मांगते थे कि हाँ मैं प्रस्तुत किया, क्या क्या रहा वो, तो प्रार्थना पत्रों के द्वारा, प्रतिवेदनों के द्वारा, या स्मरण पत्रों के द्वारा, या शिष्टमंडल के द्वारा। ठीक है, ये अपनी मांगे, इन तरीकों से इन्होंने अपनी मांगों को क्या किया, मनवाने का प्रयास किया। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके सामने कैसे रखते थे अपनी मांगों को, कि एक प्रार्थना पत्र के द्वारा, प्रतिवेदन के द्वारा, स्मरण पत्र, शिष्टमंडल के द्वारा। ओके, इस पॉइंट को यहां ध्यान रखना है, जो मेन कीवर्ड्स है। और इनके इन्हीं सब रवैयों के कारण जो ये रास्ता अपनाए हुए, तो जो इनका रवैया था किसका, उदारवादियों का, किनके सामने में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, इसको आगे यानी 1905 ईस्वी के बाद जो आपका उग्रवादी का समय आता है ना, उग्र राष्ट्रवाद जिसको बोला गया, इनको इसी रवैये के कारण क्या बोला गया, लचीलेपन एवं संयत व्यवहार। क्योंकि क्या था, लचीलापन था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे ये, है ना, फ्लेक्सिबल जिसको हम कह सकते हैं। और संयम, एक कहते हैं ना बहुत सलीके से जाना, संयम व्यक्ति है बेचारा, तो संयत व्यवहार के कारण ही राजनीति भिक्षावृत्ति, क्या बोला गया, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, यानी बोला गया कि ये तो इस तरह से जो आप लचीलेपन व्यवहार रखे हो, इसको क्या कहा गया, राजनीतिक भिक्षावृत्ति। किसके द्वारा कहा गया, यह कहा गया था उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा। ओके, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा इनको प्रदान की गई थी, किन्हें, उदारवादियों को। ध्यान रखिएगा, यह किसे कहा गया है, उदारवादियों को कहा गया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसके द्वारा किसको दिया गया था, तो यह था उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा उदारवादियों को दिया गया था। ठीक है, और जिसमें से ये सभी जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम भी आएगा। नाउ तो और दूसरी चीज है कि जब उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे जब मनवाने के पीछे उनका उद्देश्य जो रहा, यानी हम कह सकते हैं कि इसी उद्देश्य, अपनी मांग को मनवाने के उद्देश्य से ही, जैसे उनका किस प्रकार से करते थे, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, तो अपनी मांगों को मनवाने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की। फॉर द एग्जाम्पल, इंग्लैंड में संस्थाओं जो इन्होंने स्थापित की थी, उसमें से एक आपका फैक्चुअल दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक गठन किया गया था भारतीय सुरक्षा समिति, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था, इन 1887 लंदन में किया था। यह आपके एग्जाम में यह एक प्रीलिम्स टाइप में क्वेश्चन पूछता है। ओके, यह एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, फैक्ट है, चूंकि ये फैक्ट है इसलिए भारतीय सुरक्षा समिति किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी, लंदन में। और किस ईयर में, इन ईयर 1887 में इसको स्थापित किया गया था। तो यही है आपका 20 साल का जो बताया गया है प्रथम चरण में उदारवादियों का काल में। यही सब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल राष्ट्रीय आंदोलन। ओके, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आएंगी कि इसके प्रति सरकार का क्या रवैया रहा, आगे चल के क्या प्रतिक्रिया हुई, इन्होंने फिर क्या किया। लेकिन वर्तमान में केवल हम चरण पर डिस्कस कर रहे हैं, स्टेज को देख रहे हैं, तो केवल एक जो हमारा एक क्लास जो होगा पूरा का पूरा केवल
ये समझना होगा कि उदारवादी होते क्या हैं, उन्होंने क्या किया, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, यानी प्रथम चरण में अगर यह सब कुछ था तो द्वितीय चरण में क्या हुआ जो उन्हें उग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई, तृतीय चरण में क्यों क्रांतिकारी बोला गया, चतुर्थ चरण को क्यों गांधीवाद का बोला गया, फिफ्थ चरण को क्यों बोला गया स्वतंत्र। तो हमें पहले इस चीज को समझना होगा, उसके बाद फिर हम आगे और फिर बढ़ेंगे। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके रिगार्डिंग अगर कहीं भी कोई डाउट्स हो तो अगेन मेरा कहना ये है कि आप लोग पूछ जरूर लीजिएगा। और हमारी क्लास जो है ये अल्टरनेट डेज पे चलेगी, तो आज की क्लास के बाद फिर हम लोग अल्टरनेट डेज पे आप लोगों को जो है वीडियो अपलोड मिल जाया करेगी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।